डियर स्टूडेंट, इकोनॉमिक्स में सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि ग्राफ कैसे बनाएं। बहुत सारे ग्राफ आपको एक जैसे मिलेंगे, कोई ऊपर से नीचे गिरता हुआ है, कोई नीचे से ऊपर चढ़ता हुआ है, कोई यू शेप में है, कोई उल्टा यू शेप में है, कुछ कुछ के तो बिल्कुल एक जैसे नजर आते हैं। तो कैसे बनाइए ग्राफ, कैसे समझ में आएगा? कौन कौन से टॉपिक है जिसमें ग्राफ बनाना जरूरी हो जाता है, वो सारे टॉपिक मैं आज आपको बताने वाला हूं। लास्ट तक बने रहेगा। समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र के जितने भी टॉपिक ऐसे हैं जहां पर ग्राफ बनाना पड़ता है और जरूरी है, उन सारे टॉपिक को आज मैं कवर करवाता हूं। क्योंकि इकोनॉमिक्स में अगर ग्राफ नहीं बनाते हैं तो कहीं ना कहीं मामला थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। अगर आपको लगता है मेरी वॉइस थोड़ी सी गड़बड़ होगी, सॉरी फॉर दिस, क्योंकि थोड़ा सा जुकाम है और आपको पढ़ाना भी जरूरी है ताकि बच्चे लगातार तैयार कर सके। और ग्राफ तो बहुत जरूरी होता है, मतलब जहां जरूरी है वहां ग्राफ तो आपको बनाना ही पड़ेगा। ग्राफ चाहे जैसा भी हो, ऊपर से नीचे गिरता हुआ हो, नीचे से ऊपर चढ़ता हुआ हो, जरूरी है हर एक टॉपिक। तो टॉपिक वाइज बात करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं पीपीसी। कोई भी टॉपिक समझने से पहले आपको उसका अर्थ समझना पड़ेगा। उत्पादन संभावना वक्र यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता क्या है? दो वस्तुओं के ऐसे संयोग जहां पर उत्पादन किया जाता है उसके सीमित साधनों और उपलब्ध तकनीक के आधार पर। ठीक है, तो जब हम दो वस्तुओं के उत्पादन के विभिन्न संयोगों की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? संयोग। यानी कि मान लेते हैं वस्तु ए है और दूसरा है वस्तु बी, तो दो वस्तुओं के संयोग तैयार करेंगे उत्पादन के लिए। उस समय हमारे साधन भी सीमित होते हैं और साथ ही साथ उत्पादन की तकनीक में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। उस समय दो वस्तुओं के संयोग के साथ जो वक्र तैयार करते हैं उस वक्र को उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। मान लो पहला संयोग है वस्तु ए की जो है 20 यूनिट यूज कर रहे हैं और वस्तु बी की 0। जैसे जैसे वस्तु बी की यूनिट बढ़ाते चले जाएंगे, वस्तु ए की यूनिट को हमें क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। इस तरह से हम इसको कम करते चले जाते हैं। ठीक है, तो बी सी डी और ये हो गया ई। तो ये संयोग है उत्पादन की। एक की मात्रा को बढ़ाएंगे और एक की मात्रा को घटाते चले जाते हैं। इस प्रकार से जो वक्र आपके सामने नजर आएगा उत्पादन संभावना वक्र, यहां पर लेंगे वस्तु बी और यहां पर लेंगे हम वस्तु ए। ये हो गया आपका मूल बिंदु, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। अब एक को दूसरे से मिलाएंगे तो इसका जो कर्व होता है वो कुछ इस तरह से बनता हुआ आ जाएगा। यह उत्पादन संभावना वक्र जो एक पर 0 हो। देखिए यहां पर y यहां पर 0 है, y 0 है और हमारा जो है हमारे पास जो वस्तु b है वो कितना है? 0 है। ठीक है, समझ में आ गया ना? वस्तु a हमारा यहां पर 0 है, वस्तु b हमारा यहां पर कितना है? देखिए 5। तो इस प्रकार से जो कर्व ऊपर से नीचे गिरता हुआ बनेगा इसको उत्पादन संभावना वक्र कहेंगे। उत्पादन संभावना वक्र में परिवर्तन भी होता है, फिलहाल उसको आपको मतलब नहीं है। दूसरा जो टॉपिक है कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता का, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। किसी वस्तु के सभी इकाइयों के उपभोग करने के बाद जो उपयोगिता की प्राप्ति होती है वो होती है कुल उपयोगिता, और एक अतिरिक्त इकाइयों के प्रयोग करने से कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन होता है वो होता है सीमांत उपयोगिता। यानी कि अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। जब हम कुल उपयोगिता की बात करते हैं यानी कि वस्तु की ये इकाइयां हो गई और ये कुल उपयोगिता हो गई। जब हम 1 यूनिट का प्रयोग करें उपयोगिता मिल रही हमारी 20, 2 यूनिट का प्रयोग कर रहे हैं उपयोगिता मिल रही हमारी 35, तीसरी यूनिट के प्रयोग कर रहे हैं उपयोगिता मिल रही है 45, 4 का कर रहे हैं उपयोगिता मिल रही है हमारे पास, ठीक है, 50, फिर हो गया 50, फिर हो गया 45। इस प्रकार से जब हम उपयोगिता की बढ़ते ही उपयोगिता की बात करते हैं कुल उपयोगिता की, तो देखते हैं एक टाइम तक ये बढ़ता हुआ होता है, फिर जाके एक बार में स्थिर हो जाता है, फिर जाके कम होना शुरू होता है। ऐसे में जो कुल उपयोगिता का ग्राफ होता है वो कुछ ऊपर बढ़ेगा, फिर स्थिर होगा, फिर नीचे की ओर बढ़ेगा। कुछ इस तरह से होता है टोटल यूटिलिटी। इसी प्रकार से जब हम एमयू बनाएंगे, क्योंकि जब डायग्राम बनाएंगे तो टेबल बनाना जरूरी हो जाता है। एमयू का फॉर्मूला होता है एमयू इक्वल टू TUN - TUN - 1।
पहले यूनिट का टीयू 20 है, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो ये भी 20 होगा। फिर 35 में से 20 को घटाते हुए चलेंगे, ये हो जाएगा 15, 10, 5, 0 और ये हो गया -5। यानी कि ये ऊपर से नीचे गिरता हुआ होता है और ये जो कर्व होता है कुछ इस प्रकार से बनता है। आप कहेंगे सर ये क्या बनाया? देखिए जिस यूनिट पर हमारा टीयू सबसे ज़्यादा है, ये 50 है, वहाँ पर हमारा एमयू यानी कि सीमांत उपयोगिता 0 होता है, तो ये हमारा कुल उपयोगिता सबसे ज़्यादा है यानी कि अधिकतम वाला पॉइंट है, और ये हमारा 0 वाला पॉइंट है, एमयू 0 है। और जब हमारा एमयू यानी कि सीमांत उपयोगिता माइनस में चला जाता है, कुल उपयोगिता गिरने लग जाता है, और ये कुछ कर्व कुछ इस तरह यहाँ पर हम बनाएंगे। ये होता हुआ वाई एक्सिस, ये मूल बिंदु, ये हो जाएगा आपका एक्स एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पर उसको नाम वगैरह जरूर लिखिएगा, क्या बना रहे क्या दिखा रहे हैं, ठीक है। ये तो हो गया। नेक्स्ट है पॉइंट है मांग और मांग का नियम। मांग क्या होता है? किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर उसकी खरीदी जाने वाली मात्रा, विभिन्न कीमतों पर मतलब वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो मांग में भी परिवर्तन होता है। वहीं पर मांग का नियम बताता है कि वस्तु की कीमत में तथा वस्तु की मांग में कैसा संबंध होता है? विपरीत संबंध होता है, उल्टा संबंध होता है। कहने का मतलब यह है वस्तु की कीमत के घटने से मांग की मात्रा बढ़ जाएगी और वस्तु की कीमत के घटने से मांग की मात्रा बढ़ जाती है। तो यहाँ पर क्या हो गया? वस्तु की कीमत की बात करते हैं। वस्तु की कीमत यानी कि प्राइस और वस्तु की मांग की मात्रा यानी कि क्वांटिटी, ठीक है। तो वस्तु की कीमत जब 10 थी तो मांगी जा रही है इसकी 10 यूनिट। वस्तु की कीमत घट के 8 रुपये होगी, मांगी जा रही 20 यूनिट। वस्तु की यूनिट घट के 6 तो ये मांगी जा रही 30 यूनिट। वस्तु की कीमत घट के हो गई 4, मांगी जा रही 40 यूनिट। वस्तु की कीमत घट के हो गई 2, मांगी जा रही 50। इसका मतलब होता है वस्तु की कीमत के घटने के साथ साथ मांग की मात्रा में भी वृद्धि होती है। अब इसी को मांग का नियम कहते हैं, क्योंकि इन दोनों में ये ऋणात्मक संबंध को बताता है, यानी कि एक वस्तु की कीमत गिरने से उसकी मांग बढ़ती है और कीमत के बढ़ने से मांग घटती है। इस प्रकार से जब हम मांग वक्र बनाएंगे, कौन सा वक्र बनाएंगे? मांग वक्र। तो यहां पर वाई एक्सिस में शो करेंगे कीमत को। समझ में आ गया? थोड़ा सा जुकाम है, सॉरी फॉर दिस, डिस्टर्ब होगा शायद आपको। और ये हो गया एक्स एक्सिस पे हम दिखाएंगे मांग की मात्रा को। किसको दिखाएंगे? मांग की मात्रा को। अब यहां पर कीमत दर्शा देंगे। 2 हो गया, 4, 6, 8, 10। यहां पर मात्रा में 10-10 का डिफरेंस है। 10, 20, 30, 40 और ये हो गया 50, ठीक है। इस प्रकार से जब सभी यूनिट को आपस में मिलाएंगे, देखिए कीमत है 10 तो मांग की मात्रा कितनी है? 10। ये वाला पॉइंट 10 पर 10। इस प्रकार से एक इस तरह से हमारा एक क्या बन जाता है? एक के जॉइंट सा बन जाता है और अलग अलग से पॉइंट हमें मिल जाते हैं। अब क्या करना है? ये सभी पॉइंट को आपस में मिला देंगे कुछ इस तरह से, तो जो बनेगा वक्र इसको बोलेंगे क्या चीज? मांग वक्र। क्या बनेंगे? मांग वक्र, ठीक है। ये मांग ग्राफ। जब भी आपसे मांग के बारे में पूछा जाए, मांग ग्राफ के बारे में पूछा जाए, मांग वक्र के बारे में पूछा जाए या मांग के नियम के बारे में पूछा जाए, आप क्या बनाएंगे? इस चित्र को बनाएंगे इस तरह से, जहां पर ये तालिका है और ये तालिका का चित्र इस तरह से। समझ में आ रहा है? तो मांग से रिलेटेड कोई गलतियां नहीं होनी चाहिए। अब उसके बाद होता है मांग में जो दूसरा पॉइंट है जो आपको बताना जरूरी है, वो क्या है? मांग में परिवर्तन। मांग में परिवर्तन। जब मांग में परिवर्तन की बात करते हैं, 2 तरीके से परिवर्तन होता है, ठीक है। तो पहले कैटेगरी में क्या आता है? मांग का विस्तार, और दूसरा क्या होता है? मांग का संकुचन। ऑलरेडी मैंने पढ़ाया हुआ है, लेकिन डायग्राम बना के बताता हूं कैसे बनता है। और दूसरा है मांग में वृद्धि और मांग में कमी। यह मांग में परिवर्तन। तो मांग में विस्तार और मांग का संकुचन तब होता है जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो। किसमें? कीमत में परिवर्तन होने पर। जब कीमत में कमी होगी, जब वस्तु की कीमत में कमी होगी तो मांग का विस्तार होता है। जब वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो मांग का संकुचन होता है। तो जब मांग का विस्तार होता है उस केस में जो वक्र बनेगा, ये तो है नॉर्मल मांग वक्र डी, ठीक है। मैंने भी कहा वस्तु की कीमत में कमी। ये देखिए वस्तु की कीमत यहाँ थी, मांग की मात्रा इतनी है। वस्तु की कीमत में होने वाली कमी, कीमत कम होकर यहाँ पर आ गई, ये वाला पॉइंट। तो इससे मांग की मात्रा में वृद्धि होती है, ये वाला पॉइंट।
ठीक है। इसको बोलते हैं ये वाला, ये ए से कहाँ जा रहा है, बी से, तो इसको बोलते हैं मांग का विस्तार। क्या बोलते हैं, मांग का विस्तार। ये तभी होता है जब अन्य कारक स्थिर रहे और केवल वस्तु की कीमत में कमी हो। मांग के संकुचन की दशा में क्या होता है, मांग का संकुचन तब होता है जब वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है, इसकी मांग की मात्रा कम हो जाती है। ये है मांग वक्र, सॉरी, ये है मांग वक्र। जब वस्तु की कीमत यहां थी P, तो वस्तु की मांग की मात्रा इतनी थी। अब वस्तु की कीमत में हो गई वृद्धि, यानी कि वस्तु की कीमत नीचे से ऊपर क्यों चढ़ गई, ये वाला पॉइंट। तो वस्तु की मांग की मात्रा में भी क्या हो जाएगी, कमी, ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये तो जब भी आप इस तरह से वक्र बनाते हैं तो प्लस माइनस करके जरूर दिखाइए कि क्या हो रहा है। सॉरी, यहां पर माइनस होगा, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। ये हो गया मांग का विस्तार, मांग का संकुचन। वहीं पर मांग में वृद्धि की बात करते हैं। मांग में वृद्धि का मतलब होता है कीमत के अतिरिक्त, कीमत के अतिरिक्त अन्य कारकों में होने वाला परिवर्तन, अन्य कारकों में परिवर्तन होता है। चाहे आय में वृद्धि हो गई, आय में कमी हो गई, स्थानापन्न वस्तु की कीमतों में कमी वृद्धि हो गई, भविष्य में वस्तु की कीमतें बढ़ती होने की आशा, इन सब कारणों से मांग में वृद्धि या कमी होती है। जब मांग में वृद्धि होती है, इसका मतलब होता है जो मांग वक्र पहले था, ये वाला पॉइंट था मांग वक्र, इस स्थिति में वस्तु की कीमत में परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि वस्तु की कीमत यहां पर मांगी जाने वाली ई वाली मात्रा, कीमत और मांगी जाने वाली मात्रा। मान लीजिए उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो गई, कीमत वही है, आय में वृद्धि होती है, तो ऐसे में वो मांग ज़्यादा करेगा। यानी कि अब यहाँ पर हो, क्योंकि कीमत अपनी जगह पर है लेकिन केवल मांग की मात्रा में वृद्धि हो गई, यानी कि नया पॉइंट ये वाला बन जाएगा, ये मांग की मात्रा में हो गई वृद्धि। इसको बोलते हैं मांग में वृद्धि का होना। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अन्य कार्य कीमत में कमी हो गई या कुछ इस प्रकार से होता है, तो ऐसे में मांग वक्र ऊपर ना जाके नीचे की ओर खिसक जाता है, कुछ इस प्रकार से। ये है मांग वक्र, ये वाला पॉइंट। अब उपभोक्ता की आय में कमी हो गई, कुछ भी हो सकता है, दिक्कत हो गई, तो मांग की मात्रा को कम कर देता है, ये वाला पॉइंट हो जाता है D1। अब देखिए नया मांग वक्र कहाँ बन गया, ये वाला, यानी कि मांग वक्र ऊपर से नीचे की ओर खिसक गया। तो ये है मांग में कमी। तो मांग से रिलेटेड इस तरह से क्वेश्चन आने पर ये डायग्राम आपको जरूर बनाना है। आपको कोई लगता है, डाउट है तो जरूर पूछिएगा। फिर एक कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन। वस्तु के उत्पादन के साधनों का प्रयोग करने से जो उत्पादन होता है, उनका कुलयोग कुल उत्पादन होता है। प्रति इकाई उत्पादन की मात्रा को औसत उत्पादन कहते हैं, और प्रति इकाई एक अतिरिक्त साधन के प्रयोग करने से कुल उत्पादन में जो परिवर्तन होता है वो सीमांत उत्पादन होता है। जब हम कुल उत्पादन की बात करते हैं, ये हो गए हमारा उत्पादन के साधन, परिवर्तनशील साधन, और ये हो गया कुल उत्पादन। पहले साधन इकाई का प्रयोग किया तो 40 यूनिट, दूसरे का प्रयोग किया तो 90 यूनिट, ठीक है, तीसरे का प्रयोग किया 130 यूनिट, चौथे का प्रयोग किया 150 यूनिट, पांचवें का प्रयोग किया तो ये हो गया 160 यूनिट, छठे का प्रयोग किया तो 160 यूनिट, और सातवें का प्रयोग किया तो 150 यूनिट हो गया। क्योंकि अल्पकाल में उत्पादन के साधनों को सभी साधनों में नहीं बढ़ा सकते, कुछ को बढ़ाओगे तो एक सीमा तक वृद्धि होगी, फिर कमी होती चली जाती। ऐसे में जो कुल उत्पादन वक्र बनाएंगे कुछ इस तरह से, ये हो गया 0, यहाँ पर दिखाएंगे कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन, ठीक है। तो कुल उत्पादन क्या होता है, पहले बढ़ता हुआ चला जाता है, ये बढ़ेगा इस सीधा, उसके बाद बढ़ने की रफ्तार थोड़ी कम हो जाएगी, कुछ इस तरह से हो जाएगा, फिर एक समय जाएगा ये स्थिर हो जाएगा, फिर नीचे गिरने लगेगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। ये हो गया कुल उत्पादन वक्र सॉरी, ये हो गया फिर एवरेज प्रोडक्शन AP। कुल उत्पादन को उत्पादन की इकाइयों से भाग देकर जो प्राप्त होता है वो औसत उत्पादन होता है। तो ये 40 को 1 से भाग करेंगे, कितना हो जाएगा 40, 90 को 2 से भाग कर देंगे 45, 130 को 3 से भाग करेंगे, ये होगा 3 चौके 12, बचेगा 1, 3 3 9, 3 3 9, 4 से भाग करेंगे 4 3 12, बचा 3 7 28, 4 5 20,
5 से भाग करते हैं, 5 3 15, 5 दूनी 10। 6 से भाग करते हैं, 6 दूनी 12, बचेगा 4, 6 6 36, 6 6 36। 7 से भाग 6 दूनी 7 दूनी 14, बचेगा 1, 7 1 7, बचेगा 3, 7 चौको 28। ठीक है, इसका मतलब होता है औसत उत्पादन पहले एक बार में बढ़ता है ये वाला पॉइंट से। ठीक है, ये बढ़ के कहाँ हो गया, ये चला गया, फिर ये गिरने लगता है, गिरते गिरते कुछ इस तरह से होता है AP, लेकिन कभी भी नीचे ही नहीं आता, जीरो नहीं होता, एक्स एक्सिस के नीचे नहीं आता है। लेकिन अगर हम सीमांत उत्पादन की बात करते हैं MP, जिसका फार्मूला होता है TPN माइनस TPN-1, यानी कि जिस यूनिट का निकालना है उसके TP के ऊपर वाले को माइनस कर देना होता है। 40 के ऊपर कुछ नहीं है तो ये 40 है, 90 से 40 को माइनस कर देंगे 50 है, 130 से 90 को माइनस कर देंगे 40 है, 150 में 30 को माइनस कर देंगे तो ये 20 है, 160 में से 50 माइनस कर देंगे 10, फिर हो गया 0, ये हो गया माइनस का 10। मतलब यहाँ पर भी पहले हमारा MP थोड़ा सा बड़ा, ठीक है, MP थोड़ा सा बड़ा है ये वाला पॉइंट, फिर ये नीचे आया है इस तरह से, और ठीक उस यहाँ पर ये आ गया नीचे। ध्यान में रखिएगा जिस पॉइंट पर TP मैक्सिमम होगा वहाँ पर MP हमारा 0 होगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा हमेशा कि जहाँ पर ये नीचे गिरने वाला पॉइंट होगा वहीं पर हमारा MP क्या होना चाहिए, एक्स एक्सिस को छूता होना चाहिए। मतलब यहाँ पर हमारा MP कितना है, 0 है, ये वाला पॉइंट। फिर उसके बाद ये माइनस में आ जाता है। ये हो गया कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन का। नेक्स्ट है एक साधन प्रतिफल का नियम, उत्पत्ति का नियम। एक साधन प्रतिफल का नियम ये बताता है कि कुल उत्पादन पहले तेजी से बढ़ता है, फिर बढ़ने की रफ्तार कम हो जाती है, फिर ये सीधा आता है, मतलब स्थिर हो जाता है, फिर गिरने लगता है। ये ठीक वही है जो मैंने अभी बताया, और ये स्थिति इसलिए होती है क्योंकि सीमांत उत्पादन पहले हमारा थोड़ा सा बढ़ता है, तो ये सीमांत उत्पादन फिर हमारा कम होने लगता है लेकिन प्लस में रहता है। सीमांत उत्पादन 0 होता है तो कुल उत्पादन हमारा सबसे अधिक होता है, और सीमांत उत्पादन जब हमारा माइनस में चला जाता है उसी तरह हमारा कुल उत्पादन गिरने लगता है। इसको बोलते हैं उत्पत्ति का नियम। 3 स्थितियां बताती है, उत्पत्ति का बढ़ता नियम ये वाला, उत्पत्ति का स्थिर नियम और उत्पत्ति का घटता नियम। ये 3 स्थितियां बताती इसके अंतर्गत। इस नियम को डिटेल से पढ़िएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लगता है कोई डाउट है देन उस डाउट को मुझे जरूर बताइएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, इसका वीडियो भी आपको जरूर सेंड कर दूंगा। फिर है पैमाने के प्रतिफल का नियम। देखिए बेटा, पैमाने के प्रतिफल का नियम उत्पादन के दीर्घकालीन अवधारणा है। उत्पादन की दीर्घकालीन अवधारणा है जिसके अंतर्गत उत्पादन के सभी साधनों को एक साथ अनुपातिक रूप में परिवर्तित किया जाता है, लेकिन सबको परिवर्तित किया जाता है। ऐसे में पैमाने के प्रतिफल में क्या आता है, उत्पादन के साधनों और उत्पादन के पैमाने के बीच के संबंध को बताया जाता है। तो इसके अंतर्गत 3 नियम आते हैं, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल, पैमाने के घटते प्रतिफल और पैमाने के स्थिर प्रतिफल। ठीक है, ये 3 नियम आते हैं। अगर पहले की बात करते हैं, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल का नियम। पैमाने के बढ़ते प्रतिफल ये बताता है कि उत्पादन के साधनों में जिस अनुपात में वृद्धि किया जाता है, उत्पादन के पैमाने में उससे अधिक मात्रा में वृद्धि होती है। ठीक है, मतलब ये हुआ कि यहां पर उत्पादन के साधन हो गए और यहां पर हो गए उत्पादन का पैमाना। उत्पादन के साधनों में वृद्धि हुई जिस अनुपात में, ठीक है, ये उत्पादन के साधन पहले इतने थे R, और साधन अब इतने हो गए R1। मात्रा में पहले इतनी थी, मात्रा इतना, अब उत्पादन के साधनों में 10% की वृद्धि होने से उसकी मात्रा में देखिए उससे ज़्यादा में वृद्धि हो जाती है। तो ये हो गया पैमाने के बढ़ते प्रतिफल का नियम। ठीक, क्या हो गया, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल का नियम। दूसरा नियम है पैमाने के स्थिर प्रतिफल का नियम। स्थिर प्रतिफल का नियम ये बताता है कि उत्पादन की मात्रा में जितनी वृद्धि, साधनों में जितनी वृद्धि होती है, उत्पादन के पैमाने में भी उसी अनुपात में वृद्धि होती है। कुछ इस तरह से होता है। ये हो गया उत्पादन के साधन पहले वाला, फिर उत्पादन के साधन ये बढ़ते वाला, दोनों में ही एक समान अनुपात में वृद्धि हो रही है। इसको पैमाने के स्थिर प्रतिफल का नियम कहते हैं। फिर है पैमाने के घटते प्रतिफल का नियम।
पैमाने के घटते प्रतिफल का नियम, ये नियम बताता है कि यहाँ पर देखिए, ये जरूर लिखिएगा, ये क्या है, साधन है और ये है उत्पादन की मात्रा। अब यहाँ पर साधनों को जिस अनुपात में बढ़ाया जाएगा उत्पादन में उससे कम वृद्धि होती है, इसलिए इसका जो ग्राफ है थोड़ा सा ऊपर की उठा हुआ रहेगा इस तरह से। देखिए साधन पहले इतने थे, ठीक है, उत्पादन यहाँ हो रहा था, अब साधनों में वृद्धि की गई, R1 ये हो गया, तो उत्पादन की मात्रा में वृद्धि हुई, लेकिन इसके अनुपात में क्या हुआ, कम हो रहा। तो ये हो गया उत्पादन के घटते प्रतिफल का नियम, ध्यान में रखिएगा इसको। फिर आ गया उत्पादन लागत। उत्पादन लागत में बेसिकली टेबल फिल करना आता है और डायग्राम कम आता है। तो डायग्राम की जब भी बात करेंगे, जब कुल लागत, कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत को एक ही डायग्राम में एक साथ शो किया जाता है। कुल स्थिर लागत चाहे उत्पादन बढ़े या घटे हमेशा स्थिर रहता है, तो कुल स्थिर लागत हमेशा एक्स एक्सिस के क्या होता है, समानांतर होता है, इस तरह से। कुल परिवर्तनशील लागत कभी जीरो नहीं होता है, तो जीरो तो कभी नहीं होता है, तो ये जीरो से ऊपर से कहीं से भी हो सकता है, तो कुछ इस तरह से हो जाता है। ये हो गया कुल परिवर्तनशील लागत। उत्पादन के बढ़ने घटने के साथ ये भी बढ़ता घटता रहता है, इसलिए ये थोड़ा सा कैसा घुमावदार होता है। अब इन दोनों का योग TC इक्वल टू होता है TFC प्लस TVC। इन दोनों को जोड़ेंगे तब जाके कुल लागत की प्राप्ति होगी। जब दोनों को जोड़ेंगे तो जितना गैप यहाँ पर X और TFC के बीच में, उतना गैप TVC और TC के बीच में होना चाहिए यहाँ से। तो ये भी ठीक उसी तरह से बढ़ेगा घटेगा जिस तरह से TFC होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा TC, समझ में आ गया। AC का मतलब क्या होता है, AC इक्वल टू TC डिवाइडेड बाई Q। और ये जो AC वक्र बनेगा ये हमेशा पहले नीचे गिरेगा फिर ऊपर की ओर चढ़ता हुआ होगा, ये होगा हमारा औसत लागत वक्र, ठीक है। औसत लागत वक्र हो गया। औसत लागत वक्र के बाद होता है औसत स्थिर लागत, AFC इक्वल टू होता है TFC डिवाइडेड बाई Q। क्योंकि कुल स्थिर लागत में परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन उत्पादन की मात्रा बढ़ती चली जाती है। ऐसे कि मात्रा से हम उसको डिवाइड करेंगे तो औसत स्थिर लागत हमेशा ऊपर से नीचे गिरता हुआ कुछ इस तरह से बनेगा, लेकिन कभी भी ये शून्य नहीं होता है, माइनस में नहीं जाता है। फिर है ABC कुछ इस प्रकार से AC की तरह इसी तरह से बनता चला जाएगा ABC, और MC भी हमारा इस तरह से बनता हुआ चला जाएगा U आकार का। ग्राफ के आकृति ध्यान में रखिएगा, एक ही जैसा बनता है लगभग, क्योंकि MC इसलिए होता है क्योंकि हमारा परिवर्तनशील लागत, कुल परिवर्तनशील लागत हमारा घटता बढ़ता रहता है। ऐसे में ये MC पहले नीचे आएगा फिर ऊपर की ओर बढ़ता हुआ चला जाएगा, ठीक है। ये कुछ ग्राफ है जो आपको ध्यान में रखना है, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आगम वक्र, आगम वक्र में भी तीन कॉन्सेप्ट है, दैट इज कुल आगम टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। आगम वक्र बनता है बाजार के अकॉर्डिंग। अगर हम बात करेंगे पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो आगम वक्र है, कुल आगम वक्र हमेशा कैसे बनेगा, सीधा ऊपर की ओर चढ़ता हुआ बनेगा TR, क्योंकि वस्तु की कीमत यहाँ पर समान रहती है, कीमत में परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए TR ऊपर की ओर बढ़ता चला जाएगा। एवरेज यानी कि AR और MR यहाँ पर क्या होगा, बराबर होगा, इन दोनों में कोई अंतर नहीं होता, एक जैसा होता है। ये आगम वक्र होता है पूर्ण प्रतियोगिता में। जबकि अपूर्ण प्रतियोगिता की बात करते हैं, अपूर्ण प्रतियोगिता जिसमें एकाधिकार भी आ सकता है, जिसमें एकाधिकारी प्रतियोगिता भी है, तो अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में जो औसत आगम है और जो सीमांत आगम है कुछ इस प्रकार से बनता है। ये हो गया हमारा सीमांत आगम और ये हो गया औसत आगम, ठीक है। और यहाँ पर कुल आगम कुछ इस तरह से बनता हुआ चला जाता है, परिवर्तनशील होता रहता है, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ पर ग्राफ इसका। नेक्स्ट है उत्पादक संतुलन। उत्पादक संतुलन अगर हम बात करते हैं तो एक पे ही ध्यान दीजिए, पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में, पूर्ण प्रतियोगिता में एक उत्पादक का संतुलन कैसे होता है।
इसकी पहली शर्त है जब हमारा सीमांत आगम और सीमांत लागत आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, पहली स्थिति। दूसरी स्थिति होती है सीमांत लागत वक्र, सीमांत आगम वक्र को नीचे से काटे। कहां से काटे? नीचे से। मान लीजिए ये हमारा, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता भी बताया मैंने, औसत आगम और सीमांत आगम दोनों बराबर होते हैं, लेकिन लागत में कोई फर्क, लागत पहले कम होता है फिर बढ़ता हुआ चला जाता है। अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले एमसी वक्र, तीन दोनों में 2 पॉइंट होता है, जहाँ दोनों बराबर, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। इस बिंदु पर दोनों बराबर भी है और नीचे से ऊपर को चढ़ता हो, तो ये वाला जो पॉइंट है तो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, जिसको बोलते हैं उत्पादक संतुलन बिंदु। और ये ग्राफ जब भी पूछा जाए उत्पादक संतुलन के बारे में जरूर बना के आएगा, आपको बोनस मार्क्स मिलेंगे। पूर्ति, पूर्ति या पूर्ति का नियम, पूर्ति या पूर्ति का नियम, और ये बताता है वस्तु की कीमत तथा वस्तु की पूर्ति में कैसा संबंध होता है, धनात्मक संबंध होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि वस्तु की कीमत के बढ़ने के साथ साथ पूर्ति की मात्रा में भी वृद्धि होगी और वस्तु की कीमत के घटने के साथ साथ वस्तु की पूर्ति की मात्रा में भी कमी होगी। मतलब वस्तु की कीमत पहले 10 थी तो पूर्ति हो रही थी 100 यूनिट, वस्तु की कीमत घट के 8, पूर्ति हो रही 80 यूनिट, वस्तु की कीमत घट के हो गई 6, पूर्ति हो रही 60 यूनिट, वस्तु की कीमत घट के हो गई 4, पूर्ति हो रही 40 यूनिट। इसका मतलब होता है ये पॉजिटिव रिलेशन होता है। ऐसे में जो पूर्ति वक्र बनाया जाएगा वो नीचे से ऊपर की ओर चढ़ता हुआ इस तरह से होगा पूर्ति वक्र, जो क्या बताएगा, वस्तु की कीमत में और वस्तु की मात्रा के बीच में कैसा रिलेशन बता, देखिए पॉजिटिव रिलेशन को बताता है यहां पर इस तरह से। ठीक है, ये है पूर्ति वक्र। नेक्स्ट है बाजार संतुलन। बाजार संतुलन अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मार्शल, किसके अनुसार, प्रोफेसर मार्शल के अनुसार उन्होंने कहा कि बाजार के 2 पक्ष होते हैं, एक होता है मांग पक्ष और एक होता है पूर्ति पक्ष। तो एक ऐसा बिंदु, एक ऐसी कीमत जिस कीमत पर वस्तु का मांग और वस्तु की पूर्ति आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, जिस बिंदु पर मांग और पूर्ति बराबर हो उसी को बोलते हैं संतुलन कीमत, यानी कि उसी स्थिति को बोलेंगे बाजार संतुलन। क्या बोलेंगे उसको बेटा, बाजार संतुलन। अब इस चीज को एक्सप्लेन करना है, फिर इसको सिंपल सा एक छोटा सा टेबल बनाना है जहां पर वस्तु की कीमत दर्शाया जाएगा, वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति, इस तरीके से। ठीक है, वस्तु की कीमत 10, 8, 6, 4, 2, कीमत के घटने से मांग की मात्रा बढ़ जाती है, तो अभी मैंने बताया, यानी कि हो गया 10, 20, 30, 40, 50। लेकिन कीमत के घटने के साथ साथ पूर्ति की मात्रा भी कम होती चली जाती है, यानी कि 50, 40, 30, 20, 10। मांग और पूर्ति एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, लेकिन एक ऐसी कीमत जरूर होती है जहां पर पूर्ति और मांग दोनों ही आपस में बराबर हो। जब वस्तु की कीमत 6 है तो मांग और पूर्ति दोनों ही 30-30 यूनिट है, यानी कि दोनों ही बराबर है, तो इसी को बोलते हैं बाजार संतुलन। क्या बोलेंगे, बाजार संतुलन। और इसको बनाने के लिए हम सिंपल ग्राफ बनाएंगे। ये है बाजार, यहाँ पर शो करेंगे वस्तु की कीमत, यहाँ पर पूर्ति की और मांग की मात्रा। तो पहले बनाइए मांग वक्र, ये हो गया मांग वक्र। फिर है पूर्ति वक्र, ये हो गया पूर्ति वक्र। एक ऐसा बिंदु जहां दोनों आपस में बराबर है, ये वाला बिंदु ई, इस बिंदु ई के सामने ये है संतुलन कीमत और इस पर बेची जाने वाली संतुलन मात्रा, और ये जो है आपका क्या बता रहा है, बाजार संतुलन की स्थिति बता रहा है। तो ये 6 नंबर में लॉन्ग में अक्सर पूछे जाते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति, 2 पॉइंट है। सामूहिक मांग यानी कि एग्रीगेट डिमांड, सामूहिक पूर्ति यानी कि एग्रीगेट सप्लाई। किसी भी देश में रहने वाले सभी नागरिकों के द्वारा मांगी जाने वाली मात्रा, सभी लोगों द्वारा मांगी जाने वाली मात्रा यानी कि व्यय की जाने वाली मात्रा को हम क्या बोलते हैं, सामूहिक मांग। जो लोग व्यय करते हैं अपने उपभोग के लिए और निवेश के लिए, ऐसे में AD इक्वल टू होता है C + I।
अब ये आपको लिखना है, साथ ही साथ इसका ग्राफ भी बनाना है। तो व्यय हमेशा आय के ऊपर निर्भर करता है। किसके ऊपर? आय के ऊपर। और आय हमेशा 0 से होता है 0, 100, 200, 300, 400, 500 इस प्रकार बढ़ता चला जाता है। जो मैं बता रहा हूं ये डेटा याद रखिएगा, क्वेश्चन है, इसी डेटा को छाप दो। इनकम का एक भाग हम खर्च कर देते हैं और 0 यूनिट पर भी कुछ ना कुछ हम खर्च जरूर कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बचा के रखेंगे, 0 यूनिट पर भी कुछ ना कुछ खर्च करते हैं हम लोग। तो ऐसे में इनकम के बढ़ने के साथ हमारे खर्च की मात्रा भी बढ़ती चली जाती है कुछ इस तरह से। लेकिन जो निवेश है, अल्पकाल में निवेश की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो पहले जैसा करते हैं वैसा भी हमेशा बना रहता है। अल्पकाल में इसमें कोई फिलहाल परिवर्तन नजर नहीं आता है। अब इन दोनों का योग AD होता है, AD = C + I। 50 और 150, 150, ये हो गया 200, ये हो गया 350, सॉरी 250, ये हो गया 300, 350 और ये हो गया 400। इस प्रकार से जब इसका हम ग्राफ बनाएंगे, कुछ इस प्रकार से ग्राफ बनेगा, ठीक है। यहाँ पर हम शो करेंगे निवेश को जो कि हमेशा स्थिर रहता है। यहाँ पर शो करेंगे हम कंजप्शन को, क्योंकि ये कभी 0 नहीं हो सकता। और इन दोनों का जो टोटल होता है वो होता है हमारा एग्रीगेट डिमांड AD। कुछ इस तरह से इसका वक्र बनता हुआ चला जाता है। ध्यान में रखना आपको, ये जो एक्स एक्सिस है यहाँ पर शो करते हैं हम आय को, ये आय है। और यहाँ पर हम बताते हैं ये हमारा AD जो कि कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट दोनों को दिखा रहा है। वहीं पर अगर हम किसकी बात करते हैं, एग्रीगेट सप्लाई, सामूहिक पूर्ति या समग्र पूर्ति, किसी भी देश में उत्पादन की जाने वाली उत्पादन की कुल मात्रा को, उत्पादन की जाने वाली कुल मात्रा को हम क्या बोलते हैं? सामूहिक पूर्ति कहते हैं। सामूहिक पूर्ति उस देश की आय यानी कि GDP के बराबर होती है। ऐसे में ये बराबर होता है C + S, क्योंकि इनकम बराबर होता है उपभोग प्लस बचत। ऐसे में जब हम सामूहिक पूर्ति वक्र बनाएंगे, क्योंकि इनकम और सामूहिक दोनों ही बराबर है, तो ये नीचे से चढ़ता हुआ ऊपर की होता है इस प्रकार से। ये हमारा आय हो गया यानी कि इनकम, और ये हो गया हमारा AS जो इन दोनों के बीच में 45 डिग्री के एंगल को बनाता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट है पूर्ण रोजगार बिंदु। प्रोफेसर JM कीन्स का कॉन्सेप्ट है पूर्ण रोजगार से रिलेटेड, जिसको बोलते हैं प्रभावी मांग। क्या बोलते हैं? प्रभावी मांग का बिंदु। उन्होंने कहा एक ऐसा बिंदु जहां पर अर्थव्यवस्था की सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति आपस में बराबर हो। अगर ये दोनों आपस में बराबर हो जाते, उसी को पूर्ण रोजगार या संतुलन आय स्तर के नाम से जानते हैं। इसको दर्शाने के लिए आपको एक ग्राफ बनाना पड़ेगा लाइक दिस। मैंने अभी बताया कि जो सामूहिक पूर्ति वक्र है वो नीचे से ऊपर की ओर सीधा चढ़ता हुआ होता है इस तरह से। अल्पकाल में ये जो एक्स एक्सिस है हम क्या दिखा रहे हैं? आय को यानी कि इनकम को। अब यहां दिखा रहे हैं हम AD एंड किसको? AS को। ठीक है, जो हमारा सामूहिक मांग वक्र है वो नीचे 0 नहीं होता है, वो एक स्तर तक गुजरता है, कुछ इस तरह से बनता है सामूहिक मांग। एक ऐसा बिंदु जहां पर दोनों आपस में बराबर हो, ये वाला बिंदु, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। सीधा नीचे लिखेंगे, ये हो गया हमारा पूर्ण रोजगार का बिंदु। पूर्ण रोजगार जो ये बताता है अर्थव्यवस्था में जितने लोग काम करने के लिए तैयार है उन सबको काम मिल जाता है, जितना उत्पादन हो रहा है उन सबकी मांग हो रही है, तो ये हो गया पूर्ण रोजगार का स्तर। लेकिन कभी कभी पूर्ण रोजगार में परिवर्तन आ जाता है, इससे स्थिति होती है अधिक मांग और न्यून मांग की। तो पहला पॉइंट हो गया अधिक मांग। अधिक मांग से स्थिति जो उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं स्फीतिक अंतराल। क्या बोलते हैं? स्फीतिक अंतराल। ये एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर सामूहिक मांग ज्यादा होती है सामूहिक पूर्ति की तुलना में। मतलब जहां बैलेंस होना चाहिए जितना जरूरी है, मान लो पूर्ति 100 है लेकिन यहां पर मांग कितनी है? 120, तो 20 यूनिट की डिमांड ज्यादा है। इससे अर्थव्यवस्था में दिक्कत उत्पन्न हो जाती है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम इस डायग्राम को शो करते हैं। ये है सामूहिक पूर्ति AS, क्योंकि अल्पकाल में पूर्ति में परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन उससे ज़्यादा मांग हो तो पूर्ति बढ़ नहीं सकती, मांग ज़्यादा, ऐसे में अर्थव्यवस्था में कीमत स्तर में वृद्धि हो जाती। ये हमारा होना चाहिए था AD ना हो के AD कहाँ पर हो जाता है? ये वाला पॉइंट हो जाता है। तो हम कहेंगे सर पॉइंट तो ये हो गया, लेकिन ऐसा होता है ना
एक बिंदु के बाद हमारा एएस नहीं बढ़ता है, तो एएस ऐसा ना हो कि एएस कैसा हो जाता है, सीधा हो जाता है ये। तो इन दोनों के बीच का जो ये गैप होता है इसको बोलते हैं अधिक मांग यानी कि एक्सेस डिमांड, यानी कि इन्फ्लेशनरी गैप। इससे क्या हुआ, पहला प्राइस रेट यहाँ था, अब कहाँ हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया, यानी कि अर्थव्यवस्था में प्राइस बढ़ जाता है, महंगाई बढ़ जाती है। फिर होता है न्यून मांग। न्यून मांग एक ऐसी स्थिति है जहां पर मांग में कमी होती है, जिससे उत्पन्न होता है अविस्फीतिक अंतराल। अविस्फीतिक अंतराल मतलब सिंपल सी लैंग्वेज में कहे, बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, मंदी बोलते हैं इसको, नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, मंदी। ये तब होता है जब सामूहिक मांग जितना होना चाहिए उसकी तुलना में कम होता है, यानी कि 100 लोग काम करने के लिए खड़े हैं लेकिन मांग केवल 80 लोगों की है। इसका मतलब होता है यहाँ पर 20 लोगों को काम नहीं मिलेगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, उत्पादन का स्तर गिर जाएगा। इसको शो करने के लिए ग्राफ बनाइए। ये है हमारा सामूहिक पूर्ति एएस, ये है सामूहिक मांग एडी जो होना चाहिए था, और इस पॉइंट पे हमारा हो जाएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा दैट इज पूर्ण रोजगार। लेकिन मांग यहाँ ना होगी, उससे कम रह जाती है ये वाला पॉइंट AD1 यानी कि कम। तो नया जो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाता है पहले ही हो जाता है E1। इसको बोलते हैं अपूर्ण रोजगार। क्या बोलते हैं, अपूर्ण रोजगार। तो इन दोनों के बीच की जो गैप होता है ये वाला गैप, इसको बोलते हैं हम क्या चीज, न्यून मांग की स्थिति बोलते हैं। समझ में आ गया। और इसको सही करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था में एक चीज होता है, सबसे पहले होती है मंदी आ जाती है, यहाँ पर अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी छाती है, और अर्थव्यवस्था में उत्पादन में कमी आ जाती है। जबकि यहाँ पर केवल वस्तु की कीमतों में वृद्धि होती है, ना ही बेरोजगारी आती है, ना उत्पादन में कम होती है। तो ये दो स्थितियां हैं। फिर है आपका विदेशी विनिमय दर का निर्धारण। विदेशी विनिमय दर एक ऐसा दर होता है जिस देर में एक देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा के साथ एक्सचेंज होता है। अब यहाँ पर विदेशी मुद्रा दर का निर्धारण किसके होता है, दो आधार पर होता है। इसको बोलते हैं ओपन बाजार में। एक होता है विदेशी विनिमय की पूर्ति, विदेशी विनिमय की मांग, और दूसरा पॉइंट होता है विदेशी विनिमय की पूर्ति। तो ठीक मांग और पूर्ति की तरह जहां पर विदेशी विनिमय की मांग और विदेशी विनिमय की पूर्ति आपस में बराबर होती है, उसी रेट को हम जो है फॉरेन एक्सचेंज रेट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर भी जो डायग्राम बनाया जाएगा कुछ इस तरह से बनाया जाएगा। यहाँ पर होगा विदेशी विनिमय दर, यहाँ पर होती है मांग और पूर्ति। तो ये हो गया मांग और ये है पूर्ति। जिस बिंदु पर मांग और पूर्ति दोनों बराबर है उसी बिंदु पर एक्सचेंज रेट तय हो जाता है और उसकी मात्रा तय हो जाती है। कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, ये भी है विदेशी विनिमय दर से बारे में पूछा जाए कि कैसे होता है, क्या होता है, तो आप ये बता दीजिए। समझ में आ गया। ये कुछ ग्राफ्स है एग्जाम्स के आने वाले इंपॉर्टेंट ग्राफ्स जो आपके लिए जरूरी है। किसी ग्राफ में डाउट लगता है, कुछ पूछना है कि कैसे बनाया, ऐसा समझ में कुछ नहीं आया, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, उस पर कमेंट करके बताइए क्या डाउट हो रहा है। अगर आपको अच्छा लगा है, डायग्राम समझ में आए, तो लाइक तो जरूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।